2025 में मध्य पूर्व में भू राजनीतिक तनाव अपने चरम पर पहुंच गया, जब ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष एक खुले युद्ध में बदल गया। इस युद्ध ने न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को हिला दिया, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर भी गहरा प्रभाव डाला। ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए हमले, जिन्हें कुछ स्रोतों ने इजराइल को तबाह करने वाला करार दिया, ने दुनिया का ध्यान इस क्षेत्र की जटिल गतिशीलता की ओर खींचा। यह संघर्ष दशकों पुराने वैचारिक, धार्मिक और सामरिक मतभेदों का परिणाम था, जो समय के साथ और गहराते गए। इस लेख में इस युद्ध के कारणों, घटनाक्रम, परिणामों और वैश्विक प्रभावों का विश्लेषण किया जाएगा, जिसमें ईरान के हमलों के दावों को संतुलित दृष्टिकोण से देखा जाएगा। ईरान और इजराइल के बीच तनाव की जड़ें 1979 की ईरानी क्रांति तक जाती हैं, जब इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुई। इस क्रांति ने ईरान को एक शिया प्रधान शक्ति के रूप में स्थापित किया, जो इजराइल और उसके सहयोगी पश्चिमी देशों, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया। ईरान ने इजराइल को अवैध कब्जा करने वाला देश माना और फिलिस्तीनी समूहों जैसे हमास और लेबनान के हिजबुल्लाह को समर्थन देकर क्षेत्र में अपनी प्रॉक्सी शक्ति बढ़ाई। दूसरी ओर, इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा माना और इसे रोकने के लिए सैन्य और खुफिया ऑपरेशन चलाए। 1982 के लेबनान युद्ध से लेकर सीरियाई गृह युद्ध तक दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ अप्रत्यक्ष युद्ध लड़े, लेकिन 2024 से 2025 में यह टकराव प्रत्यक्ष और विनाशकारी हो गया। 2024 की शुरुआत में इजराइल द्वारा दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमले ने तनाव को नई ऊंचाई दी। इस हमले में कई वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी मारे गए, जिसे ईरान ने अपनी संप्रभुता पर हमला माना। जवाब में 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू किए, जो हालांकि इजराइल के आयरन डोम सिस्टम द्वारा काफी हद तक नाकाम कर दिए गए। इस घटना ने दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंकाओं को बढ़ा दिया। 2023 में हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे, ने भी इस तनाव को और भड़काया, क्योंकि इजराइल ने इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया। इस बीच इजराइल ने सीरिया और लेबनान में ईरानी प्रॉक्सी ठिकानों पर हमले तेज कर दिए। 2025 में स्थिति तब और बिगड़ गई जब इजराइल ने 13 जून को ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के नातांज और इस्फहान जैसे प्रमुख परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया गया और ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर हुसैन सलामी सहित कई शीर्ष सैन्य और वैज्ञानिक हताहत हुए। इजराइल का दावा था कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना था। हालांकि ईरान ने इन हमलों को घोर उकसावा करार दिया और जवाबी कार्रवाई की कसम खाई। ईरान ने 13 जून की रात को इजराइल पर 100 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जिसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नाम दिया गया। इन हमलों ने तेल अवीव और यरूशलेम जैसे प्रमुख शहरों को निशाना बनाया। ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया कि इन हमलों ने इजराइल के सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में तेल अवीव के आसमान में मिसाइलों की आतिशबाजी और धमाकों की तस्वीरें दिखाई गईं। हालांकि इजराइल ने दावा किया कि उसका आयरन डोम सिस्टम अधिकांश मिसाइलों को नष्ट करने में सफल रहा और केवल 3 लोगों की मौत हुई। इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन कुछ विश्लेषकों का मानना है कि नुकसान को कम करके दिखाया गया हो सकता है। ईरान के हमलों का प्रभाव केवल सैन्य नुकसान तक सीमित नहीं था। इन हमलों ने इजराइल की अर्थव्यवस्था और मनोबल पर भी असर डाला। तेल अवीव में कई उड़ानें रद्द कर दी गईं और नागरिक बंकरों में छिपने को मजबूर हुए। वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट आई और कच्चे तेल की कीमतें 13% तक उछल गईं, क्योंकि मध्य पूर्व में युद्ध का खतरा बढ़ गया। भारत जैसे देशों में, जहां दोनों देशों के साथ राजनयिक संबंध हैं, शेयर बाजार में उथल-पुथल देखी गई। विश्लेषकों ने चेतावनी दी कि यदि युद्ध लंबा खिंचा तो वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ सकती है। ईरान के दावों के बावजूद यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि उसने इजराइल को तबाह कर दिया। इजराइल की उन्नत रक्षा प्रणाली और अमेरिका जैसे सहयोगियों का समर्थन उसे आसानी से नष्ट होने से बचाता है। अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए अपने युद्धपोत और वायु रक्षा प्रणाली तैनात की, जिससे ईरानी मिसाइलों का प्रभाव सीमित रहा। हालांकि ईरान ने क्षेत्रीय स्तर पर अपनी सैन्य क्षमता और इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया, जिससे उसकी प्रॉक्सी शक्तियों जैसे हिजबुल्लाह और हौथी विद्रोहियों का हौसला बढ़ा। इस युद्ध ने वैश्विक समुदाय को भी बांट दिया। रूस और चीन जैसे देशों ने ईरान का समर्थन किया, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ इजराइल के पक्ष में खड़े रहे। भारत ने तटस्थ रुख अपनाते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की, लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था पर तेल की बढ़ती कीमतों का असर पड़ा।
संयुक्त राष्ट्र और शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंचों पर युद्ध की निंदा की गई, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला। ईरान और इजराइल के बीच यह युद्ध केवल सैन्य टकराव नहीं था, बल्कि यह क्षेत्रीय प्रभुत्व, वैचारिक वर्चस्व और परमाणु महत्वाकांक्षा का प्रतीक था। ईरान का दावा कि उसने इजराइल को तबाह किया, प्रचार का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसने मध्य पूर्व में युद्ध के खतरे को और बढ़ा दिया। दोनों देशों की सैन्य क्षमताएं और सहयोगियों का समर्थन इस संघर्ष को लंबा खींच सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इस युद्ध के दीर्घकालिक परिणाम अभी स्पष्ट नहीं है। क्या यह क्षेत्रीय युद्ध में बदलेगा, जिसमें अन्य देश भी शामिल हो जाएंगे, या कूटनीति इसे रोक पाएगी? विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान और इजराइल दोनों ही अपनी अपनी जनता के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहते, जिससे युद्ध थमने की संभावना कम है। भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उन्हें अपनी ऊर्जा जरूरतों, आर्थिक स्थिरता और कूटनीतिक संतुलन को बनाए रखना होगा। अंत में, ईरान के हमले इजराइल को पूरी तरह तबाह करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन उन्होंने मध्य पूर्व की नाजुक शांति को और कमजोर कर दिया। यह युद्ध न केवल दो देशों के बीच की दुश्मनी को दर्शाता है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन और क्षेत्रीय गतिशीलता को भी प्रभावित करता है। भविष्य में इस संघर्ष को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सक्रिय भूमिका निभानी होगी, वरना मध्य पूर्व युद्ध की आग में और झुलस सकता है।